हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी में भी जो हमारी डिजिटल करेंसी के कई सारे लेक्चर्स इस सीरीज में हम डिलीवर कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाता हुआ आज का लेक्चर। इस बार का जो बजट प्रेजेंट किया गया उसमें एक इंटरेस्टिंग टर्म को यूज किया गया। इस बार कहा गया कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको डिजिटल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा कि जो ये डिजिटल एसेट्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं या बिटकॉइंस, एथेरियम एटसेट्रा हैं, इनको हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज, डिजिटल करेंसीज को होल्ड करता है तो उसको हम आउटराइट इलीगल नहीं कहेंगे। इसके बजाय हम उसके ऊपर एक 30% का फ्लैट टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये क्रिप्टो टैक्सेशन, किस तरीके से ये टैक्स काम करेगा, कैसे ये टैक्स लगाया जाएगा, क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, आप उसको प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे। अगर आपको पहले के लेक्चर देखने हैं, बिटकॉइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है, वर्चुअल करेंसीज क्या होती हैं, इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, सीबीडीसी क्या होता है, या डिजिटल रुपी क्या होता है, इसके अलावा एनएफटीज क्या होते हैं, क्यों, कैसे वो डिफरेंट होते हैं, इसके अलावा वेब 3.0 क्या कहा जा रहा है, जो भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, इन सभी के लिए आप अगर प्लेलिस्ट पर जाएंगे इकोनॉमी करंट, ये सारे लेक्चर्स आप एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक आप क्लिक करेंगे इंग्लिश में, सेकंड लिंक में सेम प्रेजेंटेशन आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली हम सारे प्रेजेंटेशंस को, सारे जितने भी वीडियोस हैं उनको वहां पर भी डालते हैं, जिसको आप क्लियरली डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, बजट 2022। गवर्नमेंट ने फाइनली कहा कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को भी इंक्लूड किया जाएगा, उन पे अब एक टैक्स लगाया जाएगा। इसको क्रूड वे में लोग क्रिप्टो टैक्स भी कह रहे हैं। जो क्रिप्टो फ्रेटर्निटी है उनको बड़ा अच्छा लगा इस बात को सुन के कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, आउटराइटली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन नहीं किया है, जैसे चाइना ने पूरी तरह उनको बैन कर दिया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज एक के बाद एक क्रिप्टो करेंसीज को, वर्चुअल करेंसीज को, डिजिटल करेंसीज को बैन करते चले जा रहे हैं। इंडिया ने कहा हम बैन नहीं करेंगे, हम इस पे टैक्स लगाएंगे। जो फाइनेंस बिल 2022, जिसको हम बजट भी कहते हैं, जिसमें सारी एग्जैक्ट डिटेल्स होती हैं कि बजट के जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, एग्जैक्टली क्या उनकी फाइनल डिटेल्स हैं, कैसे वो काम करेंगे, उसको अगर आप डिटेल में पढ़ने लग जाएं तो कहानी इतनी शायद सिंपल दिखाई ना दे। जैसे फाइनेंस बिल 2022 का जो क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी इंक्लूडेड है या एनएफटीज भी जिसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, उसको मान लीजिए आप सेल करते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को सबसे पहला तो गवर्नमेंट किसी और गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेगी। जो कि बाकी जो बिजनेसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसमें अगर आपको लॉस होता है तो आप इसको बाकी जो आपके गेन्स हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। तो एक मेजर प्रोविजन हो गया ये। दूसरा प्रोविजन ये हो गया कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 194(s) को इंसर्ट किया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर डिजिटल करेंसीज में या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो सब पे 1% का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टीडीएस कटेगा। मतलब अगर आपने किसी से खरीदा तो 1% आपका वही कट जाएगा, अगर आपने किसी को कुछ बेचा तो फिर से 1% आपका वही टैक्स कट जाएगा आपके सोर्स पे ही। इसका मतलब जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो रफली आपका 1% हर बार टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टीडीएस करता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2022 को 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे, फिर आपको लगा कि बिटकॉइंस की वैल्यू गिरती चली जा रही है और अगस्त 1 को आपने उन बिटकॉइंस को जो आपने 1 जुलाई को 1 लाख के खरीदे, आपने सिर्फ 50,000 में ही अगस्त 1 को बेच दिए। आपने क्योंकि अगस्त 1 को
सारे बिटकॉइंस बेच दिए, 1 लाख रुपए में खरीदे, 50,000 में बेच दिए, तो कितने का आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? ऑफ कोर्स लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1 लाख माइनस 50,000, मतलब जितने में खरीदे माइनस जितने में आपने बेचे, तो 50,000 का ओवरऑल लॉस। आपको उम्मीद है कि एक्चुअली ये जो 50,000 का जो लॉस हुआ है, आपने 1 महीने में ही इन डिजिटल एसेट फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को इसलिए बेच दिया क्योंकि आपको लगने लगा कि शायद बिटकॉइन और नीचे चला जाए, तो क्यों ना मैं अपने जो लॉसेस हैं उसको लिमिट कर लूं। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब आपने 50,000 रुपए में बेचा तो आपके खाते में कितने पैसे आ जाएंगे? 50,000 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने में आपने बेचा या जितने का आपने ट्रांजैक्शन किया उसका 1%, तो 50,000 का 1% कितना हुआ? 500 रुपए। उसको टैक्स के रूप में शुरू में ही कट कर लेगी, सोर्स पे ही डिडक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब 50,000 रुपीज में से 500 रुपीज एस टैक्स गवर्नमेंट काट के अपने पास ले लेगी और आपको सिर्फ 49,500 मतलब 49,500 रुपए ही मिलेंगे। आप प्रॉफिट कमाएं, आप लॉस कमाएं, मतलब पहले ही आप 50,000 का लॉस उठा चुके थे, उसके बावजूद भी आपको 500 रुपए का 1% टीडीएस कटवाना होगा। मेजर डाउनसाइड। सेकंड, मान लीजिए ये 49,500 मतलब 500 रुपए के टैक्स कटवाने के बाद आपके अकाउंट में फाइनली आ गए अगस्त 1 को। अब मान लीजिए अगस्त 1 को जो ये 49,500 रुपीज आपके अकाउंट में आए, इनको आपने बिटकॉइन के बजाय एथेरियम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और मार्च 1, 2023 को 50,000 या 49,500 एग्जैक्ट रुपए आपने जो इन्वेस्ट किए, इनकी वैल्यू बढ़कर मान लीजिए 80,000 के आसपास हो गई। अब आप चाहते हैं कि मैंने 49,500 रुपीज इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपीज इनकी वैल्यू हो गई है, क्यों ना मैं इनको बेच के प्रॉफिट कमा लूं। तो आप जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने पैसे आपको मिलेंगे? पूरे 80,000 जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, फिर 1% टैक्स कटेगा और 80,000 का 1% कितना हो गया? ऑब्वियस सी बात है 800 रुपए, 800 रुपीज, मतलब 80,000 में से 800 रुपीज फिर डिडक्ट होंगे, फिर गवर्नमेंट के पास एसडीडीएस जाएंगे, आपको सिर्फ 79,200 रुपीज ही मिलेंगे दोस्तों। और इस तरीके से हो सकता है मार्च 1 को जितने भी आपके पास डिजिटल एसेट्स थे, क्रिप्टो होल्डिंग्स थी, आपने कंप्लीटली बेच दी। अब अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स स्टैंड पॉइंट से या क्रेडिट डेबिट स्टैंड पॉइंट से आप समझने की कोशिश करेंगे, तो जब आपने पहली बार 1 जुलाई को 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे, 1 अगस्त को आपने उनको 50,000 रुपीज में बेच दिया, 500 रुपए आपका टीडीएस कट गया, 49,500 रुपीज आपकी जेब में आ गए। तो शुरुआत में आपका लॉस कितना हुआ? 50,000 रुपीज का पहले ट्रांजैक्शन में, और आपने टैक्स कितना दिया उसमें? 500 रुपीज का। जो आपने सेकंड ट्रांजैक्शन दिया, सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ कि 49,500 रुपीज जो आपके पास आए, उसको आपने इन्वेस्ट किया एथेरियम में, जो मार्च में जाके रफली 80,000 रुपीज के हो गए, और जब आपने उनको बेचा तो 1% टैक्स वहां भी कटा, तो 800 रुपए का टैक्स और हो गया। इसके अलावा आपको सिर्फ मिलेंगे 79,200 रुपीज ही। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट आप कहेंगे वो सिर्फ हुआ 30,500 प्लस 800 रुपीज एज टैक्स आप गवर्नमेंट को दे देंगे। इसका मतलब अगर आप दोनों ट्रांजैक्शंस मिला ले अंटिल मार्च 2023 उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो टोटल लॉस आपका हो जाएगा रफली 19,500, क्योंकि पहला 50,000 का लॉस प्लस दूसरा जो प्रॉफिट आपने कमाया एथेरियम पे 30,500 रुपीज का, इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो रफली 19,500। और टैक्स आपने कितना पे किया? पहला जब आपने 50,000 का लॉस उठाया तब आपने 500 रुपए 1% टैक्स पे किया, और जब आपने 30,500 का एथेरियम पे फायदा उठाया तब भी आपने 1% टैक्स पे किया। तो 500 प्लस 800 मतलब रफली 1300 का टैक्स आप दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओवरऑल अगर आप देखें दोनों ट्रांजैक्शंस को मिला के, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो आपका अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि टोटल 19,500 अभी भी आप लॉस में हैं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपको फायदा अभी नहीं हुआ है, अभी भी आप लॉस में चल रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि आपको फायदा नहीं हुआ, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे 2022-23 का, तो आपको उस इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान अपना टोटल लॉस शो करना पड़ेगा। ये जो 19,500 का टोटल नेट लॉस हुआ है, इसके अलावा जो टीडीएस है 1300 रुपीज, 500 पहले ट्रांजैक्शन पे, 800 रुपए दूसरे ट्रांजैक्शन पे, ये अब आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि टोटल आपने क्रिप्टो होल्डिंग्स या जो आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स थे उनके ट्रांजैक्शन पे कोई प्रॉफिट नहीं उठाया, सिर्फ लॉस ही उठाया है। तो ये हो गया आपके फाइनेंशियल ईयर 2022-23
का इनकम टैक्स फाइलिंग अब मान लीजिए अगले साल में आप एंटर कर जाते हैं, मतलब कि अप्रैल 1 2023। तो उस फाइनेंस ईयर में आपको लगता है कि एथेरियम में मैं हाल ही में काफी प्रॉफिट कमाया है, क्यों ना मैं अप्रैल 1 2023 को 1 लाख रुपए के एथेरियम ऑन मार्केट से खरीद दूं। और आपने उनको 1 साल रखा और मार्च 1 2024 को उनकी वैल्यू मान लीजिए बढ़कर हो गई 1.4 लाख रुपीस। और तब आपको लगता है कि रफली 40,000 का मुझे फायदा होता हुआ दिखाई देता है, क्यों ना इन एथेरियम को या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब मैं मार्केट में बेच दूं और उस फायदे को अपनी पॉकेट में रख लूं। तो जब आप 1,40,000 का ट्रांजैक्शन करेंगे फिर से आपका 1% टैक्स कटेगा। तो आपकी जेब में पूरा 1,40,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,38,600 रुपीज ही आपकी पॉकेट में मिलेंगे। 1% टैक्स जो होगा 1,400 रुपीज डिडक्ट होने के बाद। जब आप 2023-24 का इनकम टैक्स भरेंगे, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स भरेंगे, तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो 40,000 का आपने प्रॉफिट कमाया 2022-23 में, और इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में आपने लॉस कमाया था, लॉस उठाया था 19,500 का। अगर ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती, अगर ये वर्चुअल डिजिटल करेंसीज नहीं होती, अगर ये म्यूचुअल फंड्स होते, बिजनेसेस होते, स्टॉक्स होते, तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपको 19,500 रुपीज का लॉस था वो एडजस्ट करने दिया जाता इस बार का जो 40,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट। इसका मतलब इस साल का ओवरऑल प्रॉफिट सिर्फ आपका 20,500 रुपीज ही माना जाता, और 20,500 रुपीज पे जो आपका टैक्स बनता 30% के हिसाब से 6,150 रुपीज वही आपको पे करना पड़ता। लेकिन जो बजट है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो आर्टिकल सेक्शन 194 एटसेट्रा है उसके थ्रू आपको ये लॉस का कैरी ओवर एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में अलाउड नहीं है। ये बेनिफिट आप बिजनेसेस में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शन में ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो लॉस उठाया है उस लॉस को आप पूरा खुद ही भुगतेंगे, लेकिन आपने 2022-23 में जो फायदा उठाया है उस पे आप पूरे पे टैक्स पे करेंगे। जो इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो भी लॉस था उसको अगले साल का जो प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा, उसमें से डिडक्ट नहीं करने दिया जाएगा फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पसेस। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2024 होगा उसमें 40,000 पे ही आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जो रफली 12,000 होगा। वहीं अगर जो वर्चुअल डिजिटल करेंसीज हैं इनके ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई किए जाते जो आपके बिजनेसेस पे, म्यूचुअल फंड्स पे, स्टॉक्स पे अप्लाई किए जाते हैं, तो आपको इस साल के 40,000 में से फायदे में से पिछले साल का मेरा 19,500 के लॉस को डिडक्ट करने दिया जाता और फिर मेरा नेट फायदा निकल के आता, और वो नेट फायदा होता 20,500 और फिर 30% टैक्स लगता है इस नेट फायदे पे। लेकिन पिछले साल का जो लॉस था गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आप पूरा का पूरा खुद भुगतेंगे। जो आपका फायदा होगा उसको आपको पूरे पे 30% फ्लैट टैक्स देना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको रफली 6,000 रुपीज का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन क्रिप्टो टैक्स पे इंडिया में अभी एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से जो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो क्रिप्टो टैक्सेशन है इंडिया का, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट, कि अगर आप फायदा उठाएं तो हम भी उसमें से अपना टैक्स लेंगे, फायदा लेंगे, एंड योर लॉस इज योर लॉस, मतलब अगर आपको नुकसान हो तो वो आप पूरा खुद भुगते, हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले जिरोधा जो बड़ी ब्रोकर फर्म है उसके जो फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने कहा कि अगर 1% टीडीएस हर ट्रांजैक्शन पे करता चला जाएगा तो मान लीजिए अगर आपकी जो कैपिटल है मान लीजिए 50%, तो उसी में खत्म हो जाएगी अगर आपने 50 ट्रांजैक्शंस उस फाइनेंशियल ईयर में कर लिए। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे 1% गया, आपने खरीदा 1% गया, आपने बेचा 1% गया, आपने फिर खरीदा 1% गया, फिर बेचा 1% गया, करते 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 पड़ते सिर्फ 50%, तो सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिप्टो टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ही सही लेकिन डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है कि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हो या डिजिटल करेंसीज हो उनको इंडिया में भी बैन तो ना किया जाए, लेकिन उनको
डिस्करेज किया जाए, ताकि कम से कम लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि लॉस में आपकी कोई मदद नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं करने दिया जाएगा, प्रॉफिट में आपको पूरा का पूरा 30% आपको फ्लैट टैक्स पे करना होगा, और इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का टीडीएस कटवाना ही होगा। तो अगर आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन किए तो आपके टीडीएस में ही बहुत टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको एक राइट स्टेप फॉरवर्ड कहा जाए। बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बिल्कुल बैन कर दिया है, बहुत सारे कंट्रीज ने, फॉर एग्जांपल साल्वाडोर सेटा ने इसको अपना लिया है। रिसेंटली यूक्रेन की पार्लियामेंट ने भी क्रिप्टो करेंसीज को एक फिएट करेंसी या गवर्नमेंट बैक करेंसी या लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है कि क्या फ्यूचर होगा इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन, एथेरियम, डॉजकॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा का। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट चाहकर भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ करेंसी एरिया में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में नहीं, ट्रांजैक्शंस में ही नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर हो, साइंटिफिक कम्युनिटी हो, चाहे इंटरनेट हो, हर एरिया में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकेगा। वहीं गवर्नमेंट्स का एप्रीहेंशन है, क्योंकि इसके पीछे कोई फिएट बैकिंग नहीं है, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है, कोई बैंक नहीं है। तो अगर कोई डूबता है, किसी तरह का स्कैम होता है, हैकिंग होती है, और फाइनली अगर कोई इनकैश करवाना चाहता है, तो वो हार्ड कैश कौन उसको प्रोवाइड करेगा? कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसा सिस्टम, कोई रेगुलेशन अभी वर्ल्ड ओवर शायद एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स का कहना है कि अगर आपको वर्चुअल करेंसीज में डील ही करना है तो सिर्फ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज क्यों, हम खुद सेंट्रल बैंक वर्चुअल करेंसीज अगर अपनी रिलीज करना शुरू कर देंगे तो शायद लोगों के लिए वो एक बेटर, सेफर ऑल्टरनेटिव के तौर पे अवेलेबल ऑप्शन हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।